अनप्लग्ड गॉसिप के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अनप्लग्ड में बातें होती हैं वो जो पहले से नहीं निश्चित होती हैं। और आज जिस खास मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं ना, उसके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा शुरुआत में कि कश्मीर से निकल कर दिल्ली आना, दिल्ली में सफलता के सारे झंडे बुलंद कर और उसके बाद कहा जाता है कि जब सफलता आपके आती है ना, तो सिर चढ़ जाती है। लेकिन इस इंसान के सिर नहीं चढ़ी, बल्कि उस सफलता ने इसे इतना सोचने को मजबूर कर दिया कि नाले के किनारे बहने वाले लड़के जो दिन रात नशा करते थे, उनकी जिंदगियां सुलग। बिजनेस ने भी कईयों लोगों को हेल्प आउट कर दिया। तो चलिए बातें अगर करने लगूँ ना तो शायद पॉडकास्ट में उनके बारे में बताता रह जाऊंगा। चलिए मिलाता हूँ आज के अपने खास मेहमान मिस्टर कुणाल कोरी सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विक्रम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एंड आपके सारे श्रोताओं को और जितने आपके व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार आप सबको एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी विद यू। मैंने जैसे ही बात कही कश्मीर से और दिल्ली तक का, पहले थोड़ा इसके बारे में हो जाए ताकि फैंस जान सके हम और लोग जान सके। सी हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर. Basically, Jammu has been more of a center for our family. Of course, my grandfather was in Kashmir, based in Kashmir also. We were over there, we were settled there for generations. So मेरी जो लास्ट मैंने फाइंडिंग करी अपनी जनरेशन की कि हाउ बैक डू वी गो इनटू जम्मू कश्मीर, आई थिंक आई वेंट बैक with my generation, I think 60 to 17 generation year back. So that's how we are connected to Jammu Kashmir. That's how we are emotional about the territory. And आज बहुत खुशी भी ये है कि it's fully integrated into India with all those little bit of hitches into Jammu Kashmir में जहाँ पे आ रही थी सबको sort out किया गया present government ने, which is a very nice thing. Delhi हमारे my grandfather made a decision to move to Delhi part B, so he started moving his children, other people to Delhi, and then eventually he also moved into Delhi. So that was not for any other reason. बस हमारे जो दर्शक भी है ना वो हिंदी सुनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में बात कर लेते हैं आपसे, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं। एज़ो हमारी वैसे भी राष्ट्रभाषा मैं समझता हूँ वन ऑफ द मेजर भाषा है हमारी जो सब। इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि जिस तरीके से भाषा पे इस समय बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। देखो बैंगलोर में आपने देखा है कि कन्नड़ को लेके हुआ है, मतलब यहाँ तक कि मारा-पीटा भी गया है। एक जो हम कहते थे कि जो हमारी हेरिडिटरी लैंग्वेजेस के ऊपर बड़े इश्यूज लेकिन वो पहले इतने नहीं थे जितनी अब होने लगे हैं बस। तो उस पे क्या कहेंगे? फिर चलते हैं हम आगे। देखिए कुछ चीजें हैं इट ब्रिंग्स अस टुगेदर, इट ब्रिंग्स वेम्बलिटी इनटू आवर सिस्टम, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कलरफुलनेस इनटू आवर, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर बहुत कलरफुल बनाती है। वो भाषा उसमें से एक है कि इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, विच इज़ एक तरह से वो एक ब्यूटी पार्ट है हमारे देश का। यहाँ लोग बड़े अलग किस्म के हैं हमारी, कहते हैं ना आप यहाँ से हर 50-100 किलोमीटर आगे चले जाओ भाषा भी बदल जाती है, पहनावा भी बदल जाता है, खाना-पीना भी बदल जाता है और वही इस देश की ब्यूटी है, इस देश की सुंदरता है। एंड आई थिंक ये हज़ारों साल से ऐसे ही था। बट आज की डेट में थोड़ा-सा हम लोग इमोशनल और थोड़ा हम लोग ओवर रिएक्टिव हो गए हैं अपनी ट्रेडिशंस को लेके। सो किसी को कोई थोपा नहीं जाता, बिकॉज़ एक मेरे हिसाब से ये होता है जब एक मुल्क बनता है, एक देश बनता है, तो उसको एक भाषा दी जाती है। वो भाषा समझने के लिए, एक-दूसरे से इंटरैक्शन करने के लिए। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जहाँ आप कॉमनली इंटरैक्शन कर सकते हो एक-दूसरे के साथ। आप कहीं भी जाओगे तो एक भाषा होना एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप हर भाषा को नहीं सीख सकते और हर आदमी नहीं सीख सकता। लेकिन हमारे पास जो सुंदरता इस देश की ये है कि आप जैसे बम्बई चले गए, महाराष्ट्र आप बोलेंगे, साउथ में चले गए, साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ है वेरियस ऑफ देम। पंजाब चले जाओ पंजाबी है, दिल्ली तो ऑफ कोर्स पूरा देश की दिल है तो सारी भाषा यहाँ बोली जाती है। वो जो चीज़ है वो हमको एक तरीके से बहुत अलग करती है पूरी दुनिया से, कि हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आप अगर पंजाब में पंजाबी बोल रहे हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। देखिए रिस्पेक्ट की वजह से ही 26 से 27 भाषाएँ हमारे संविधान ने भी सर्टिफिकेट किए। नीचर है यार, इससे ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऐसी भाषाएँ हैं जो हम जानते भी नहीं। जो एक बात होती है भाषाओं को लेके कि जैसे हमने कहा कि आप 50 किलोमीटर चले जाइए, भाषा बोलना वो सब कुछ बदल जाएगा। पहले जब हमारे पास सुविधाएँ कम थे, सोशल मीडिया होता था, आवागमन के भी हम ये कहूँ कि रास्ते जो होते थे बड़े कम होते थे। लेकिन हमें कभी ऐसे डिस्प्यूट्स दिखे नहीं, थोड़ा बहुत साउथ के साथ। लेकिन ये डिस्प्यूट्स अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जबकि हम सेक्युलरिज़्म की अगर बात करें, चाहे वो धर्म की हो, भाषा की हो, वो बनते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि देश भी तो जुड़ा, लेकिन ये बहुत
क्रिटिकल स्टेज नहीं लगता आपको? जैसे अभी हमने क्या दिया बातों-बातों में यार हिंदी हमारी है। हो सकता है इसी पे कल को 4 लोग आपके खिलाफ नहीं, नहीं, मैंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी, आपके श्रोता बहुत इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से बहुत वाइज़ है और वो ये समझ रहे हैं मैं किस किस भावनाओं से बोल रहा हूँ। एक भाषा ऐसी जो सिर्फ़ एक-दूसरे को समझने के लिए है। वो थोपी नहीं जाती, वो एक एक कॉमन भावना है उसको लेके, क्योंकि हम लोग, अगर मैं जा रहा हूँ आज साउथ में जा रहा हूँ, तो मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकूँ। अब मैं वहाँ रहूँगा नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, तो मैं सीखने की इतनी कोशिश नहीं करूँगा इस भाषा को। तो जब मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ पूरे इंडिया में, साउथ इंडियन अगर यहाँ आए तो पंजाबियों से इंटरैक्ट कर सकें, दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करें, महाराष्ट्रियन से लोग अगर कहीं और ट्रैवल करें तो वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक भाषा इंटरैक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है। किसी भी देश का जब एक देश को संगठित किया जाता है। आज़ादी के बाद देश को संगठित किया गया, तो एक भाषा का, एक कॉमन भाषा का होना ज़रूरी था, जस्ट टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। वो भाईपन, वो इंटरैक्शन, उसमें किसी के ऊपर कल्चर नहीं थोपा जा रहा भाषा के थ्रू। किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं करी जा रही भाषा के थ्रू करके, अभी एक हिंदी भाषा है तो आप पे कल्चर भी थोपा जा रहा है, वो नहीं हो रहा। या आपकी अपनी जो रीजनल भाषा है उसको ओवर बात किया जा रहा है। कम्युनिकेशन की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ऑन द एजुकेशन पार्ट। जब मैं आता हूँ आपके उस प्रश्न पे, जब आप मुझे ये बोल रहे थे कि आज की डेट में भाषा को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है। टेरिटोरियल भाषाएँ जो है हमारी, स्टेट्स की भाषाएँ जी। मैं ये फ़ील करता हूँ जी कि ये सारा ना पॉलिटिकल वोट बैंक पर चीज़ है। हम लोगों को इस सब चीज़ों से ऊपर आना चाहिए। रीजनल भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रीजनल लोगों के लिए, एंड वी शुड रिस्पेक्ट। अगर आज मैं पंजाब जा रहा हूँ तो, और कश्मीर जा रहा हूँ तो कश्मीरियत है, कश्मीरी भाषा है। पंजाब जा रहा हूँ तो जम्मू जा रहा हूँ तो डोगरा है, पंजाब जा रहा हूँ तो पंजाबी है। ये भाषाएँ जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, आई फ़ील कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये सुंदरता है इस देश की, हमारे मुल्क की, यू नो एंड लेकिन जहाँ हमें कम्युनिकेशन करना है, वहाँ हर्डल नहीं आना चाहिए हमको एक-दूसरे को समझने के लिए। हम अगर मैं भाषा भी बोलूँ तो प्योरिटी के साथ बोलूँ। मैं इस भाषा को अगर सीखना भी चाहूँगा एक छोटे टाइम के लिए, मैं सपोज़ घूमने जा रहा हूँ कश्मीर। अब मैं कश्मीरी सीखने बैठ जाऊँ, तो थोड़ा-सा मैं समझ सकता हूँ, आपकी दर्शन भी समझेंगे। इट डज़न्ट मेक अ वेरी जैसे हम बड़ी दफ़ा हम यूरोप कंट्रीज़ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आप नहीं सीखते। आप यूज़ुअली कॉमन भाषा को पूरी यूरोप कंट्री में यूज़ करने की कोशिश करते हो, वो इंग्लिश है। जर्मनी, आप जर्मनी सीख के नहीं जाते, अब जा रहे हैं यार, मैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जा रहा हूँ, क्या भाषा सीखूँ? हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, अगर आप लोकल टेरिटरी में काम करने जा रहे हैं, तो उस भाषा की सेंसिटिविटी को समझिए, उस भाषा में कम्युनिकेशन करने को आपको सीखना पड़ेगा। जब उस टेरिटरी में काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि आप पूरी तरह ना सीख पाएँ, बट इतना सीखें कि उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनकी चीज़ों को समझ भी सकें उनकी भाषा में। सो मैं जहाँ ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है टेरिटोरियल भाषाओं को, स्टेट भाषाओं को, वो बड़ा अनहेल्दी है। बिकॉज़ सुंदरता से आप एग्रेशन की तरफ चले गए। सो मेरे को ये लगता है कि ये जो बड़ा एक बहुत स्वीटनेस थी इस देश की, कि यार हम कहीं जाते थे तो कहते हैं ना, बंगाली इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। सो हो गई रसगुल्ला और भूसा दोनों में थे। बड़े मिठास। लेकिन आप देखिए, मैं साशा समझता नहीं हूँ बंगाली। लेकिन लोगों ने ये बोला कि सुनने में कितनी सुंदर लग रही है, समझने की बात अब दूसरी है। तो हम भाषाओं को एप्रिशिएट भी करते थे। अब पंजाबी को जो बड़ा बड़ी मैं वही कह रहा हूँ कि हमने एप्रिशिएट भी किया और कोलावर्डी जो गाना है वो साउथ के हैं, धनुष का है। आज मेरे हिसाब से आई थिंक लोग अपने रील्स, आप जाइए तो बहुत साउथ इंडियन गाने जिनको समझते भी नहीं है, तेरी उसको अपनी रील्स पे डाल रहा हो। सो वो एक अपनापन दिखाता है इस मुल्क को, में अंदर की एक्सेप्टेंस है एक दूसरे की। So, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जब रंग दिया जाता है चीजों को, वो थोड़ा सा मुझे इसलिए होता है कि बी वो बियॉन्ड फॉर वोट बैंक की राजनीति के लिए हम लोग डिस्कोर्स कर देते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहूँगा कि ठीक है, लेकिन विरोध करने वाले तो हम ही आप होते हैं ना, हम में आप में से ही लोग होते हैं ना। वो भी समझ रहे हैं कि क्योंकि देखिए अगर आज मैं बात करूँ चाहे सदर्न इंडिया की बात कीजिए, चाहे नॉर्दर्न, चलिए अभी कश्मीर की घूमने की आपने बात की। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, चीज़ें हैं, क्योंकि लोग घूमने गए थे और जो उनके ऊपर हुआ बस जैस वो तो दिल्ली की कहानी आपसे सुनूँगा, उसपे भी लेकिन पहले जो आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो लोग ही तो हैं जो विरोध एक-दूसरे का कर रहा है। देखिए, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम जो भारतीय हैं, हम बड़े सेंसिटिव लोग हैं। हाँ, अपने पहनावे को लेके बड़े सेंसिटिव हैं। हम लुंगी, पजामे और धोती में भी एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें, बिकॉज़ हम इमोशनल बहुत है अपने पहनावे को लेके भी। हम अपने खान-पान को लेके बहुत इमोशनल हैं। सो हम इतने इमोशनल लोग हैं कि समटाइम्स कहते हैं ना, ओवर इमोशंस कैन बी यूज्ड
बट सर्टेन पीपल हू वांट टू गेल, जो कुछ लोग आपसे कुछ गेल करना चाहते हैं, वो आपके इमोशंस को रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ये चीजें ऐसी हो रही हैं जहाँ वो आपके इमोशंस को यूज करती हैं। आपको ट्रिगर करने के लिए क्या कह देंगे कि आपके जो स्टेट में आ रहा आदमी उसको आपकी भाषा बोलनी चाहिए। अरे कॉमन आदमी तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और अपनी चीज को पकड़ के बैठता है। अपने पहनावे को, अपने खान पान को, अपने कल्चर को, वो बहुत सेंसिटिव होता है। मेरे को जहाँ तक लगता है पॉलिटिशियंस हमारे बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ ऐसे लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी वोट बैंक के लिए इन लोगों को भड़काते हैं और उनके अंदर एक सेंस कुछ इमोशंस की सेंसिटिविटी को जगा के वोट लेने के लिए से। बट वो जो हार्म कर रहे हैं देश को और लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस ला रहे हैं, देश की एकजुटता को तोड़ रहे हैं। कॉमन आदमी बस सोचता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर देखिए कॉमन आदमी, मैं खुद आप भी काफ़ी ट्रैवल किए होंगे, मैं खुद बैंगलोर गया या कहीं गया, आप तो वैसे भी जानते थे कभी बीइंग ए जर्नलिस्ट। बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत पूरे इंडिया घूमा, मतलब मैं अंडमान निकोबार अभी पीछे होके आया, वहाँ पे ईज़ी शाम को आपके स्कॉट का ही हिंदी हिंदी में आराम से चल रहे हैं। बैंगलोर में गया, वहाँ पे वो किसी को वहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, उनको कोई इश्यूज़ नहीं होते, बल्कि वो हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल। वो हेल्प आउट करते हैं कि नहीं ठीक है, आप आए हो, क्योंकि कहीं न कहीं एंड ऑफ द डे अगर एक दूसरी जगह से रूट नहीं होगा, तो चाहे वो देश हो, इकोनॉमी हो, वो नहीं रन कर पाएगी। आज भी आपके 40 टू 50% आप साउथ में जाइए, आईटीज़ के जो मिलेंगे, वो यहीं से नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं। हमारे चाहे आर्मी की बात कीजिए, चाहे अगर हम ऐसा भाषा वहाँ पे भी तो नहीं है, वहाँ पे भी तो कल्चर्ड भाषा है यहाँ चीज़ों का। कश्मीर पे आऊँगा मैं थोड़ा-सा कि ये भाषा की बात करते-करते धर्म भी इस बार कश्मीर में हमें दिखा। उससे पहले का भी दर्द है, मैं नहीं कहूँगा कि हम मूवीज़ आई थी, ये चीज़ें आई थी, उस हिसाब से मेरी चर्चा भी हुई थी। तो इस बार फिर से हमें जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, करीब 2 करोड़ लोग कश्मीर, अभी आपने कहा ना कि घूमने जाते हैं तो भाषा सीख के, लेकिन इस बार धर्म पूछा गया, फिर उसपे जो बातें हुई, क्या याद दिला दिया? मैं ये कह के छोड़ रहा हूँ कि कश्मीर, कश्मीरियत का, कश्मीर का जो भाव है, कि आत्मा है और वही हमेशा रही है जो मैंने देखा है, जो वहाँ के लोकल्स हैं लास्ट के सेंचुरी से। सी कश्मीर की हिस्ट्री अगर कोई पढ़ेगा आज के, जो पढ़ना चाहिए स्पेशली यूथ को, कि अगर वो 1000 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो जो रूलर्स आते थे कश्मीर में उसके हिसाब से रिलीजन आ जाता थी। सो कश्मीर कभी भी स्टेबल रिलीजन में नहीं रहा। बिल्कुल, और हमेशा मूवमेंट में रहा, बुद्धिज्म भी वहाँ रहा है, हिंदुज़्म भी रहा है, इस्लाम भी आया वहाँ पे। सो वो दिखाता था कि एक भाईचारा नॉट इन सेंस ऑफ रिलीजन को लेके, भाईचारा इन सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन बहुत थी, कि रूलर आया उसको अगर वो इस्लाम था तो सब उसमें बिलीव करने लगे। जिस भारत का रहे तब भी राजा हरि सिंह थे, जो वो आई थिंक हिंदुस्तान को कश्मीर लोग ये सिखा सकता है। कश्मीर टेरिटरी एक ऐसा है, अगर हम उसकी 1000, 1200, 1500 साल की, 2000 साल की हिस्ट्री उठाएं, वो शायद पूरे हिंदुस्तान को सिखा सकता है ये। देखिए, आप एक्सेप्टेंस हर चीज की है इस देश में। एक पूरा स्टेट, एक पूरा राज्य मूव कर जाता था फ्रॉम बुद्धिज्म टू हिंदुज्म टू इस्लाम। पूरा मतलब और 100%। हाँ, बरोबर ही कर जाते थे। बस कभी भी उसमें ये भी हुआ कि वहाँ मंदिर तोड़ दो, ये कर दो, एक दूसरे को मारो। व्हाई एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन वाज फ्रॉम आत्मा से। तो अब क्या होना शुरू हुआ है 80s के बाद, बिकॉज ऑफ रीजनल पार्टीज को अपनी कंट्रोल चाहिए था टेरिटरी के ऊपर, यू नो। उन्होंने थोड़ा सा प्ले अराउंड करा, वही अगेन बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब भारतीय है इमोशनल। हम बहुत डिफरेंट है यूरोपियन से, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अलग है। वहां से आपको पता चलता है बहुत इमोशनल। आज भी हमारे बच्चे जो है, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी एंड ऑफ द डे वो घर ही वापस आकर अपने माँ बाप है। अब यूरोप चले जाइए, वो हम बच्चे मूव आउट कर जाते हैं, पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं। तो हम आदमी भाव के साथ रहते हैं कि हम इमोशनल हो गए, फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं। फैमिली पहला स्ट्रक्चर है, फिर हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर है, हमारा देश का स्ट्रक्चर है। सो अल्टीमेटली हम एंड ऑफ द डे ये बोलते हैं हम भारतीय हैं। बीच में बोलते हैं हम कश्मीर से हैं, हम कर्नाटका से हैं, हम कलकत्ता से हैं, हम पंजाब से हैं। फिर हम अपने घर के बारे में बोलते। सो होता क्या है कि यहाँ पे कश्मीर में जो चीज़ हुई, वो कहीं से भी ह्यूमन चीज़ नहीं है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं। दुःख दिया, जो आपने कभी देखिए, दुःख इस बात का होता है कि कोई किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को, बिकॉज़ मैंने आपको बोला हम बहुत सेंसिटिव हुए। नॉट एज़ ओनली एज़ अ हिंदू मुझे दुःख, ये एज़ अ मानवता की तरफ देख के मुझे बड़ा दुःख हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कल कोई भी उठ के बोल देगा तू कौन है? और उसको मार देगा। सो ये जो ट्रेंड है और ये ट्रेंड बाहर दूसरे मुल्क से यहाँ जो आ रहा है,
और उसको एक रिलीजन रंग दिया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 रिलीजन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो इसको एक रिलीजन रंग देगी आप। और बाहर के मुल्कों का एजेंडा यही है कि इस देश में जो इतनी सुंदरता है, इतनी विविधता है इस देश की, उसको कैसे डिस्टर्ब करो। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दो कल्चर को, तो आप कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। सो मेरे हिसाब से जो हमारे बॉर्डरिंग मुल्क है, जब वो अपने एजेंडा पे आते हैं, तो उनको कुछ नज़र नहीं आता कि हम इनको डिवाइड कैसे करें। हम लोगों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया ने ट्राई करी। अंग्रेज थे रहने पक 200 साल रूस का रूल करके चल गए, 700 साल हमारे पास मुगल आके रूल करके चले गए, डिवाइड नहीं करता। अल्टीमेटली मुगल्स भी यहीं रहे, उन्होंने भी अपने आप को भारतीय बोला, उन्होंने ही इस मुल्क को इकट्ठा जोड़ा, हिंदुओं ने भी जोड़ा, सब ने अपने-अपने रोल प्ले किए हिस्टोरिकली अगर आप जाओगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है लोगों को समझ नहीं आती है कि हम इनको डिवाइड कैसे करें। वो सब फेल हो चुके हैं। एक ही जगह डिवाइड करने को उनको नज़र आया कि ऐसा कोई काम किया जाए, जहाँ रिलिजन को हाइलाइट करते हैं। हम टेररिज्म ट्राई कर चुके हैं इस देश में, हम उनको डिवाइड नहीं कर पाए। और आज की डेट में अगर हम नाम लेके पूछ के और उसके लिए हम विटनेसेस छोड़ दें, लेडीज़ जो एक किसी के हस्बैंड जब विधवा होती है, उसका पूरा घर बिखर जाता। सिर्फ बच्चे ही नहीं बिखरते, उसकी पूरी ज़िंदगी बिखर जाती। तो इतना वेल प्लान था कि रिलिजन पूछ के दिया जाए कि वो दर्द सेंचुरीज तक इस मुल्क में रहे, उसको एड्रेस किया जाए कि कोई आया, रिलिजन पूछ के मारा और वो डिवीजन क्रिएट की जाए। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस डिवीजन को जैसे हैंडल किया, जो जवाब दिया, उन्होंने दिखा दिया ये देश एकजुट है, जहाँ आप रिलिजन बेस्ड डिवीजन करोगे, हम मानेंगे नहीं। अगला सवाल यहीं पे है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि बतौर भारतीय उसने हमें कितना दुःख दिया और इस घटना को लेकर सारे भारतीय एक हैं। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल जो अभी तक बात कर रहे थे हम कि देखो मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। आपका सुने हर एक देश का एक डिवीजन हो चुका था ऑन रिलीजन बेस, राइट? अल्टीमेटली जब वो डिवीजन हुआ, जिन लोगों ने वोट भी किया उस रिलीजन से, उन्होंने जब रियलाइज किया कि यार ये हमने क्या कर दिया, तो दे ऑप्ट टू स्टे बैक। देखो दे कुड सी जो यहाँ है वो हमें कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे डिडंट ऑप्ट फॉर एनीथिंग एल्स। हम वी वर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री एट दैट टाइम। हमारा मुल्क कोई बहुत फैंसी मुल्क नहीं था उस ज़माने में। बिल्कुल हम इंडिपेंडेंस ली थी, पैसे नहीं, रोज़गार नहीं कुछ, लेकिन उन लोगों ने ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि उनकी एक सेंचुरीज़ का एक एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे मिल-जुल के सब रहते हैं। यहाँ पे कोई डिवीज़न ऑफ रिलिजन है नहीं। डिवीज़न आया, एक थॉट आई, एक लीडर एक थॉट लेके आया, अगेन उसने इमोशनली यूज़ किया है और उसको कितना सक्सेसफुली उसने वो एक्सपेरिमेंट किया कि उसने डिवीज़न तो कर दी, पर वो कहाँ फेल हो गया पाकिस्तान बनाते हुए। वो वहाँ फेल हो गया कि जो यहाँ से लोग जाने चाहिए थे वहाँ, जिन्होंने मुल्क माँगा था, वो नहीं गए। उन्होंने जब टाइम आया ऑप्ट करने का, तो उन्होंने कहा नहीं भई हम मान ही जा रहे हैं। आपका ये जो आइडिया है, ये हमें सूट नहीं करता। आज हमारे पास देश में उस मुल्क के से ज़्यादा की आबादी रहती है। बिल्कुल, वाई क्यों रहती है? इसलिए नहीं कि उनको कुछ सोने के बिस्किट दिए जा रहे थे। इसलिए रहे और वो भी स्ट्रगल करे हैं। उन्होंने भी बेरोज़गारी देखी है। उन्होंने भी वो चीज़ें देखी जो हम बिल्कुल अगर सबसे गरीब लोग था। फारूक कलाम आज़ाद की भी बात करें तो उन्होंने पेपर बेचते थे। अमेरिका ने हमें जैसे ट्रीट किया, हमें जैसा अनाज देते थे, वो भी वो अनाज बेचारे खा रहे थे, हम भी खा रहे थे। सो ये मुल्क जो है, हमारा देश जो है ना, वो डिवीज़न ट्रायल एक्सपेरिमेंट करा, वो नहीं हुआ। इस बारी भी फिर एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था और उसी मोड से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा। जब उन्होंने करने की कोशिश करी यहाँ पे, तो हमारे कुछ लीडर्स हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने जब वहाँ पे टारगेट भी किया, उन्होंने बोला हम कोई मुल्क से लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी कौम से लड़ने नहीं जा रहे, हम टेररिज्म से लड़ने जा रहे हैं। और उसके लिए आई थिंक पूरा देश हमारा, कश्मीर से लेके कहीं आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में, पूरा देश हमारा इकट्ठा हो और एकजुट एक आवाज़ में बोला हाँ, जवाब देना चाहिए, ये गलत हुआ। सो कहीं न कहीं हमारी जो प्रेज़ेंट लीडरशिप है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने इस देश को इंटैक्ट रखा और उस भावनाओं को नेगेटिव नहीं यूज़ किया। जैसे ऑपोज़िशन आज बात बोलते हैं, क्या करा, क्या नहीं। मैं अगर आपको बोलूँ, मोदी जी ने इस चीज़ को अपने एडवांटेज में भी ले सकते थे, अगर हिंदूवादी के तरीके से देखो आप। वो इसको ऐसे ले लेते, देखो जी केजरीवाल लेके करा, अब ये होगा, वो भड़का देते। ही इज़ अ लीडर सिटिंग इन पावर, बट द वे ही इंटेलिजेंटली ही एसेंस जो इस देश का एसेंस है ना, यूनिटी, उसको नज़रअंदाज नहीं किया उन्होंने। उनको उसको इलेक्ट्रिकली, उसको इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं किया कि मैं वोट बैंक बनाऊँ अपना, मैं हिंदूवादी ज़्यादा दिखूँ, मैं इनको एक जवाब अलग तरीके से दूँ।
वो चीज़ ना करके उन्होंने कहा हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमारे मुल्क में भी उस रिलीजन के लोगों ने उसको नकारा है इस बारे में। वी डोंट एक्सेप्ट जो उन्होंने किया है, और वो हमारे लीडरशिप के साथ सारी कौमें खड़ी हैं। इस बार वही बात करना चाह रहा हूँ मैं, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, चाहे हमारी फ़ौज की सेना की बात करें तो कुरैशी जी बैठी थी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोमिना बैठी थी। अगर बात की जाए राजनीतिक, जहाँ पे हम हमेशा डिवाइडेड दिखते हैं कि सवाल, वहाँ पे ओवैसी जो कि मुस्लिम समाज को लेके सबसे बड़ा चेहरा इस समय भारत में माने जाते हैं। सदर्न पार्ट में तो अपने आप एमपी भी हैं, बिहार में भी उनके जो लीडर्स हैं वो जीते हुए हैं। जिस तरीके से वो एक साथ है, कांग्रेस की भी इस बार बात करूँ तो शशि थरूर का नाम आया, वो आ गए हैं और अब तो ज़िम्मेदारी भी दी गई है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, सभी पार्टियाँ एकजुट। जी। ओवैसी ने भी ये कहा कि पीएम जो है वो मेरे इस समय मोदी, हम खड़े हैं। ये झटका कितना बड़ा है क्योंकि वहाँ से तो बिलावल भुट्टो के जो भुट्टो जी हैं, उनका आपने बयान भी सुना होगा कि अगर पानी रोक दिया, तो पानी में केवल खून बहेगा और भारतीयों का खून बहेगा। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको एक स्टेटमेंट अभी दी कि एक ऐसा लीडर सा आया था जिसने रिलीजन बेस पे इस देश की डिवीज़न को एक्सपेरिमेंट करा बहुत बड़ा। यहाँ से सारे हमारे रिलीजन के लोग उधर चले गए, बिकॉज़ बेस पे एक कंट्री माँगा गया था, किसी और बेस पे नहीं माँगा गया था। लेकिन अल्टीमेटली उसको जवाब क्या मिला? जब टाइम आया मूवमेंट का कि भई वहाँ चलो सारे, हमने ले लिया अपना मुल्क। जितने वहाँ गए उससे ज़्यादा यहाँ रुक गए, कि भई हम नहीं जाएँगे। गलती हो गई हमसे। अब उस गलती को ठीक किया नहीं जा सकता, हो गए। लेकिन उनकी डिसीज़न ये था कि हम यहीं रहेंगे, चाहे ये सबसे गरीब देश है, उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे। आज भी अब समवेयर एल्स, आज हम चौथी, 5वीं, तीसरी इकोनॉमी सबसे बड़ी है। तो उन्होंने ऑप्शन यहाँ लिए रहने के लिए। सो ये जो डिवीज़न उस साइड से आने की कोशिश करी है, खून बहेगा और भाई आपने 1947 में कोशिश करके देख ली, खून बहा के देख लिया, आपको कुछ हासिल नहीं है। आज आप वो मुल्क में हो, जो कहते हैं, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान का कि उसकी रोड्स, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की बदौलत, भीख माँगा तो तब भी था वो, बट कहते हैं ना भिखारी को भी महल बना के अमेरिका ने दे दिया कि तू उसमें रह ले। बट उसकी आदत कैसे बदली? भिखारी की आदत भिखारी वाली रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो उसको महल तो दे दिया, अच्छी सड़कें दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया, टेक्नोलॉजी दिया है। जहाज़ की भी बात की जाए तो F-16 जैसे मैं तो बात कर रहा हूँ 70s में कंपैरिज़न में दे वर 60s एंड 70s के बीच में दे वर बेटर ऑफ विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रोड्स देख लोगे या दूसरी चीज़ें देखोगे। अब भिखारी नेचर कहाँ है? सबको देने के बाद प्लैटर पे भी, वो फिर भिखारी बने हुए हैं, घूम रहे कटोरा लेके। तो वो एक कैरेक्टर है उस देश का। और यहाँ जो लोग उस रिलिजन से यहाँ रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ। सो मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं जब वो यहाँ पे आदि कोई चीज़ के लिए डिमांड करते हैं अपनी राइट के लिए, तो उस देश के वास्ते में वो डिमांड कर सकते हैं और हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। मिले नहीं मिले वो अलग बात है, क्योंकि वी हैव टू गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रीवियसली हमारे ऑपोजिशन ने बहुत प्ले अराउंड किया। ये तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे ना हमारा, इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन था, भाईचारा था उसमें, मोहब्बत थी उसमें, एक दूसरे के साथ रहने का तरीका था उस कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको एक वोट बैंक के चक्कर में हमारे ऑपोजिशन की बड़ी पार्टीज ने इतना प्ले अराउंड करा, इतना मैसअप कर दिया, यू नो, कि आज उसको ठीक करने के लिए, समझाने के लिए हमें दूसरे कौमों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। भाई उससे पहले भी आप हमारे साथ ही रहते थे ना, 80 से पहले, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं आए थे, तो भी आप रहते थे। क्या आपको मारा गया? क्या आपको निकाल दिया गया? क्या आपके वोट करने के राइट्स ले लिए गए? नहीं लिए गए थे ना। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप यहाँ पे रहते थे। अब आप देखिए बॉम्बे में बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं उस कौम से। हमारे बड़े लोग ऐसे लीडर्स बहुत बड़े-बड़े रहे हैं उस कौम से। बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट्स उस कौम से रहे हैं। 1, 2 नहीं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें बदलाव नहीं था। तो ये समझना पड़ेगा कौमों को, जब बदलाव लाया जाता है क्यों? जब एक चीज़ इतनी सुंदर है, उसको उसको अगली क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि आपकी भावनाओं से अगर खेलेंगे नहीं,
तो तख्त पे बैठेंगी। ये समझना पड़ेगा। तो ये इतनी डीप चीज है कि अगर हम कॉमनर्स इसको थोड़ा समझ जाए, सब कॉम वाले बैठे बोले यार 80 से पहले तो मैं 80 से पहले हम जाए 85 से पहले तो पंगा ही नहीं था। कुछ होता हमको कौन सा निकाल गया, प्रेसिडेंट भी उस कौम से हमारे देश में बने हैं, हमारे सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट उस कौम से थे। क्या उनको आप समझो ना, न्यूक्लियर सारी टेक्नोलॉजी उनके पास नो हाउ थी, उन्हें इस देश को कोई धोखा तो नहीं दिया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थे। ये बदलाव क्यों लाया, ये पूछना पड़ेगा उन कौमों को। क्या हमको भटकाने के लिए, हमको भटकाने के लिए लाया गया था कि हमें इन दो कौमों के बीच में इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर दो इस पे हमारी आप अकेले लड़ते बढ़ते रहे वो राजनीति चलती रहे। और हम तख्त पे बैठते बोले शाबाश शाबाश जा मार ले, जा तू तेरा हक ले गया, जा तेरा हक ले लिया। सो हक लिया नहीं गया, हक वहां पर बड़ी मैनिपुलेटिवली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। ये अगर हम कॉमनर्स समझ जाएं आज की डेट में कि पहले ये प्रॉब्लम कभी हो रही थी जबकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी तो भी मिस यूज नहीं की। आज उसमें बदलाव किस बात की जरूरत है कि इतना मैसा कर दिए कि हर आदमी इनसिक्योर हो, हर कौम तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बदलाव जिस इंटेंशन से ऑपोजिशन ने किया था कांग्रेस ने, मैं बोलता हूं, वो टू क्रिएट कंफ्यूजन बिटवीन द कम्युनिटीज। उस कंफ्यूजन से उन्होंने इस देश पे बैक डोर फ्रंट डोर से 50-60 साल बड़े खुल के राज किया और खूब खाया पिया और खूब मस्ती मारी। बड़ा स्टेटमेंट है कि हाँ, बिल्कुल। कांग्रेसी सर विरोधी हो जाएंगे। विरोधी मैं तो चाह रहा हूँ, मेरे विरोधी मेरे घर के बाहर आके नारे लगाओ, तुम्हारा हक नहीं बनता मैं कुछ बोलना। कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों टच किया जब उस कॉन्स्टिट्यूशन ने आज तक किसी भी कम्युनिटी को मिसगाइड नहीं किया, उनके हक नहीं मारे। आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना टेढ़ा मेढ़ा करके इतनी लोगों के बीच में इतनी आपने ना इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। आप क्यों टच कर रहे हो? एक इतने ज्ञानी आदमी ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतनी बड़ी उसकी पे टाइम लगा, उस पे मीटिंग्स हुई, उस पे बैठकें हुई, कि कॉन्स्टिट्यूशन को किया। मैं आपको बोल रहा हूँ उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सब भाई लोग मेरे पढ़े वो 2 साल 11 दिन लगभग लगे थे, 11 महीने, 2 साल 11 और सब पढ़े उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, कहेंगे यार जब इतने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा था तो उस टाइम पे किसी दूसरी कम्युनिटी में जो लार्जर इन नंबर थी, आपने क्यों नहीं उन्होंने हमारे साइंटिस्ट क्यों बनने दिए और हमारा हाईएस्ट पोस्ट हमारे प्रेसिडेंट कहाँ से बना दिया हमारे कम्युनिटी से, यू नो भाई इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बराबरी दे रहा था। बिल्कुल। और जब उसमें चेंज लाया गया तुम बराबरी में डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, एक कोई के ऊपर कर दिया, कहीं किसी को ऊपर कर दिया, आपको झगड़ा दिया। आप बैठे आज ये कह रहे हो मेरा हक मार लिया, मेरा हक मार लिया कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलो पुराने कॉन्स मैं ये फील करता हूँ इस देश के हर आदमी को ये कहना चाहिए, ब्रिंग बैक द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज वी आर हैप्पी विद अस। उसने हमारे बीच में कोई डिवीजन क्रिएट नहीं करी, कोई सुपरियॉरिटी क्रिएट नहीं करी। हमारे ही रिलीजन से प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, हिंदू रिलीजन से भी प्रेसिडेंट बन सकते थे, क्रिश्चियन रिलीजन से प्रेसिडेंट बन सकते थे। इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, इसको ये नहीं देना, उसको वो नहीं देना, वो मेरे अगेंस्ट हो रहा है, ये काम किसने किया? एक ही रूलिंग पार्टी थी इस देश में, उन्होंने तो किसी को खड़ा ही नहीं होना। जब खड़ा होने के चांस आया इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने कि सब खत्म कर दो, किसी को खड़े नहीं होने दूंगी मैं, सारी पावर बोली। ये इनका कैरेक्टर बताता है। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को कि कांग्रेस का कैरेक्टर ये था, जब उनके हाथ से पावर जा रही थी कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, यू कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर एनीमोर, इंदिरा गांधी को बोला जब उनका कैरेक्टर कहाँ निकल गया है, अरे भाई पावर चले गए, इमरजेंसी लगा दी, सारे ऑपोजिशन को उठाया अंतर बंद कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया सही किया, गलत तो किया, मैं ये कह रहा हूँ उनका चरित्र बता दिया कांग्रेस में कि मेरी नहीं अगर चलेगी, इस मायरे और हायरे मेरी नहीं चलेगी तो किसी की इस देश में नहीं चलेगी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस को पूरा अच्छा देंगे ना, क्योंकि मैं कांग्रेस शेड्यूल में उन्होंने इस तरीके से कहूँगा मैं आपको एक बात और जरूर बोलूंगा और ये अपने दर्शकों को समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, किसी आई एम नॉट बीइंग बाइस, आई एम सेइंग, मैं तो ये कह रहा हूँ पुराना कॉन्स्टिट्यूशन वापस लाए विदाउट एनी चेंज, बिकॉज वो इतना सुंदर था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस देश की। अब जब इमरजेंसी लगाई, चेंजेस क्यों लाई लगा के? इमरजेंसी लगाने के बाद जिसमें ना ऑपोजिशन का कोई सेफ, ना किसी का कोई सेफ, आप ही सारे करता धरता, उसको आपने डिसमेंटल कर दिया है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो ये इमरजेंसी लगाई, उसी का नतीजा भी तो था कि 78 में आके जयप्रकाश नारायण जैसा बंदा बिना सोशल मीडिया के और चीज़ों के जब वो खड़े होने लगे तो मैदान भरने लगा, ये फ़ील करता हूँ। विरोध तो भारत में तब देखिए कोई चीजों को आप हाथ नहीं लगाए,
आए उस चीज़ से, कुछ लोग हमारे लीडर्स आगे आए। उन लीडर्स जब वो आगे आए, मैं बड़े डिफरेंटली देखता। डिड दे गो बैक वेयर दे हैड टू? जब कांग्रेस इमरजेंसी में चीज़ें बदलाव लाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बड़े मेजर बदलाव। क्या लीडर जब ये पावर में आए, जैसे इमरजेंसी के बाद, क्या उन्होंने बोला ये सब हम खत्म कर रहे हैं, वी गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नो। तो मैं क्या देखता हूँ, सब प्लेयर थे। सब में उसमें उन्होंने ये बोला, जिस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की गई, सबको अपनी-अपनी राजनीति दिखने लगी उसमें। और फिर शुरू हुई कास्ट की राजनीति। सो अगर आप देखोगे, पहले कास्टों की राजनीति इतनी नहीं हुआ करती थी। विरोधाभासी होती डीप नहीं, मंडल कमीशन की जरूरत नहीं थी या चीजें नहीं थी तब तक। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए लाई बिकॉज़ हम इतने इमोशनल हो गए हैं और इतने एन्क्लोज़्ड हैं अपने अंदर, कि हम कई दफ़ा जो हमें कोई चीज़ बोल रहा होता है, हम उसको ज़्यादा बेटर समझते हैं, समझना, देन अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम उस जगह पे विज़िट ही नहीं करना चाहते कि हमारे पहले के साल कैसे थे और अब के साल कैसे। तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही छेड़छाड़ करी गई, इस मुल्क का डिफरेंस क्या हुआ? हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, उसका एडवांटेज किसने उठाने की कोशिश करी? हमारे पड़ोसी मुल्क ने, कि यार इस देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हिला के रख दिया है कांग्रेस ने। अब हमारे पास डोर खोल दी, इन्होंने एक विंडो खोल दी है। हम आएँगे, धर्म के नाम से गोली चला लेते हैं। अब इनके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट धर्म की करते हैं। ऑपोजिशन प्ले करेगी, देखो जी, अब मोदी जी ने कहा इंटेलिजेंटली कहा, हिंदू और मुस्लिम नहीं थी। कांग्रेस और ऑपोजिशन वेट कर रही थी कि ये गलती करे प्रेजेंट गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट ने नहीं की, क्योंकि वो भी ये बिलीव करती है सबका विकास सबका साथ। कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, और उनका जो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो वर्ड्स में तो लाउड बोलते हैं, एक्शन में उससे लाउडर बोलते हैं। तो उन्होंने कहीं पे भी सबको एकजुट किया। हमारी जो प्रेजेंटेशन देने वाली हमारी जो देश की बहन थी, शी वाज फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, एक मैसेज दिया देश को, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। जो लोगों ने हमारे को यूज़ करने की कोशिश करी, और एक टाइम पे ऑपोज़िशन ने ट्राई किया, ऑपोज़िशन बाज़ नहीं आता। आज भी मेरे को बड़ा दुःख होता है, मैं इसलिए बार-बार ये कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं आपके साथ कर रहा हूँ पॉडकास्ट। मैं एज़ अ कॉमन लेमैन, जैसे सब हैं आपके ऊपर, मैं नहीं कॉमन में, मैं आपकी थॉट हो सकता है ना गलत हो, दूसरे लोग डिफरेंटली सोचते हो। बिल्कुल, अपना निजी सोच अपने हमेशा निजी होती है, इसीलिए हमने अपने जो चैनल का नाम भी इसीलिए रखा है अनप्लग्ड। इसमें बातें कहीं कुछ नहीं है, आपकी जो सोच है, आपके जो मन में ना, वही जनता को सुनना चाहिए, क्योंकि हर एक की मन की बात ही होनी चाहिए चीज़ों का। कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, ये ब्यूटी है इस देश की, यही तो सुंदरता है इस देश की। डिक्टेटरशिप नहीं, तुम मुझसे एग्री नहीं करते तो तू गलत है, मुझसे क्यों नहीं एग्री करता है, भाग जा इस देश से। सो मुझे ये लगा इस टाइम जो हैंडल करे मोदी जी ने अपना कैरेक्टर दिखाया, कि मैं सबका साथ सबका विकास चाहता। बाहर दूसरे मुल्क से आने की उनकी हिम्मत इसलिए हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने डिफरेंसेस दो कम्युनिटीज में यहाँ देखे, और वो इस देश में अगर कोई भी डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, वो पॉलिटिकली क्रिएट किया जाएगा। नहीं तो बाहर की हिम्मत ही नहीं हमारे देश में आने को डिफरेंस क्रिएट कर दे। जब एक मुल्क की डिवीजन नहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकी, और एक कम्युनिटी ये फाइनली डिसाइड किया, अरे यार क्या कर दिया हम तो ये हमारा, हमने इसी को तोड़ दिया, हम पीछे रह के इसको दोबारा बनाएँ। उन्होंने अपना साथ दिया, अपनी हमारे साथ खड़े हुए, इस देश के साथ खड़े हुए, अपना देश समझ के खड़े हुए, बिल्कुल, और आज उसकी ये सब है। उसकी एक मानगी भी देखने को मिली कि 2 करोड़ लोग कश्मीर गए, वो चीज़ें। चलिए थोड़ा-सा बात को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि आपके खुद जिस तरीके से आपने अपने एम्पायर को बनाया, बिज़नेस को खड़ा किया, चीज़ें खड़ा की, उसके बाद आदमी ना सफलता जो है वो सिर पे चढ़ जाती है। देखता नहीं, हम लोग भी बीमा जनरेशन ने कइयों को देखा हुआ है, झुग्गी-झोपड़ी में कैसे पहुँच गए। वो एक दैट वाज़ बाय डिफ़ॉल्ट। इन फैक्ट बिज़नेस में होते हुए कुछ बीकाजी में ऑफ़िस थे, जो वहाँ पे कोई एसोसिएशंस का कुछ एक्टिविटी चल रही थी, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे जिस तरीके से मैं थोड़ा बहुत हैंडल कर रहा था एसोसिएशंस के इश्यूज़ पे, तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर आई हैव व्हाइल हैंडलिंग द एसोसिएशंस, एंड मैं फिर वहाँ का वाइस प्रेज़िडेंट बन गया इलेक्टोरल बोर्ड। तो हम में से कुछ लोग अच्छे भी होते, हमारे कुछ लोग अच्छे आस-पास थे जिन्होंने नोटिस किया कि यार, ये थोड़ा डिफरेंट है सोच से लेके।
तो उन्होंने मुझे कोई उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की जगह ढूंढ रही थी, 1-2 नए लोगों को लाने के लिए, ब्रॉडर कर रही थी अपने विजन को, मुझे रिकमेंड पब्लिसिटी चाहिए। तो मैंने कहा भाई हम पॉलिटिकल तो है नहीं, तो ना हमारी विरासत है पॉलिटिकल, और आपकी जब तक विरासत नहीं है पॉलिटिकल तब तक आप उधर जाके टाइम ही वेस्ट करोगे, यू नो। एंड मनी हमने बनाना नहीं था वहाँ से, तो मैं कोई इतना एग्रेसिव भी मैं करना नहीं था। उन्होंने मुझे फोर्स किया गया कि यार आप लोगों को सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम में लोगों को, इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट थी। सो वहाँ मैंने आके फिर सोचा, मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है। आप ये कह नहीं सकते कि बिकॉज़ पॉलिटिक्स गवर्न्स यू फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ। इट डजंट गवर्न यू ओनली व्हेन यू आर लिविंग। आप जब जिंदा हो तभी गवर्न नहीं करनी पॉलिटिक्स, जिम से लेके मौत मिलते तक। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जब मैंने ये समझने की कोशिश की, मैंने कहा यार क्या बुरा जादू देखते हो क्या, नहीं समझ आएगी तो अब तो खुश है अपनी दुनिया में, है ना। तो वहाँ गए, थोड़ा देखा, और वहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई कि शायद मैं इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ दैट वाज़ नॉट माय कप ऑफ टी। और मुझे एक चीज़ दिखी यार, मेरे जैसे बंदे जो, मैं अपने आप को थोड़ा प्रिविलेज समझता हूँ, और हमारे यहाँ मैं गरीब नहीं बोलना चाहता हूँ लोगों को, बिकॉज़ गरीब कोई नहीं होता, अंडर प्रिविलेज ही। उनको मौके कम मिले लाइफ में, उनकी एजुकेशन में इश्यूज़ आई, एजुकेशन सिस्टम्स हमारे अच्छे नहीं थे, तो बहुत मौके नहीं मिले लोगों को, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड यूथ। गरीबी शब्द मेरे हिसाब से इज़ नॉट द राइट वर्ड टू यूज़ फॉर एनीवन। कोई गरीब नहीं, वो वक़्त की रोटी सब खा रहे हैं, ठीक है? और खा आप उतना ही सकते हो जितना आपका स्टमक है। तो इस देश में एक सबसे ब्यूटीफुल एक चीज़ और है जो आपको यूनिटी रखती है, वो हमारा पेट है। कि आप 250-300 ग्राम से ऊपर नहीं खा सकते। मैं आपको 2 किलो खाना खा लो, आप नहीं खा पाओगे। जी, बिल्कुल। तो खाना तो सबको, जो करोड़पति है उसको भी उतना ही खाना है, जो अंडर प्रिविलेज है उसको भी उतना ही खाना ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि गरीबी के नाम पे ना देश चल रहा है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही है। है। तो अंडर प्रिविलेज है, उनको अंडर प्रिविलेज को हमको हाथ दे के ऊपर लाना पड़ेगा। और मेरे को ये लगता है जो हम ड्राइंग रूम सोशलाइट्स हैं, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग हो गया इसके बाद। कि यार किसी ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया और इतनी इज़्ज़त दी बोल के कि यार अगर आप जैसे लोग नहीं आएँगे, तो डोंट एक्सपेक्ट चेंजेस इन पॉलिटिक्स। एंड सोच आपकी बहुत अच्छी कि आप इलेक्ट्रॉन में नहीं आए। लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं कि जी इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल, नेता बनेंगे। पहली चाहत वही होती है, क्योंकि बट हमारे जैसे लोगों का मतलब उसका ये था कि आपको नीड नहीं, कि आपको कहीं पैसे कमाने हैं, ये करने हैं, उल्टे-सीधे काम करने हैं। क्योंकि मेरे को जिस तरह से उसने देखा, एसोसिएशन के बाय-लॉज़ बना रहा है ये बैठ के, सबसे फाइट कर रहा है, अगेंस्ट करप्शन बाय-लॉज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जब किसी की नीड नहीं है। तो वहाँ उसके थोड़ा फ़ील कहते हैं कि कम इंटू द पॉलिटिक्स एंड सी थोड़ा-सा। मुझे वहाँ की एक चीज़ लगी, जब मैंने देखा किस तरह के लोग हैं, तो मुझे लगा मैं कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस अपनी तरफ से ला सकता हूँ। व्हिच आई थिंक हम सब लोग ड्राइंग रूम सोच लाइक, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई एम सॉरी अपॉलजी फॉर लॉट ऑफ पीपल फील ऑफेंडेड, बिकॉज़ ये जो हम मैं अपने आप को बिल्ड करता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा समझ सकता हूँ, आई विल फील प्रिविलेज कि मेरे को वो मौका मिला, तो मैं से नहीं कहूँगा, मैं कहता भाई जहाँ को भूलना भी नहीं चाहते कि वो ड्राइंग रूम सोशलाइट्स हैं, हम लोग बर्गर खाते हुए टैंक पीते हुए बोला कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। हम ये कभी नहीं बोलते कि जब हम कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं किया, तो आप मेरी उँगलियाँ देख रहे हो कहाँ है? एक तो मोदी जी है, 3 आपकी तरफ है, आपने क्या किया? सो एक छोटा-सा चीज़, अगर हम इस देश में छोटे-छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें, तो छोटी-छोटी हम लोग हेल्प कर सकते हैं दुनिया की। अब लोग बड़ी सी कहते हैं क्राइम बहुत है, पुलिस वालों को ये करना चाहिए, क्राइम क्यों? बिकॉज़ हम ही लोगों को एजुकेट नहीं किया है। सो मैं जब यहाँ आया तो बहुत यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़ गए। जब मैं उनके बैकग्राउंड में गया, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उनके बैकग्राउंड बीइंग अंडर प्रिविलेज्ड, उनको भी अच्छी जूते चाहिए, उनको भी अच्छी मोबाइल चाहिए, वो भी देख रहे हैं गाड़ियों में, बिल्कुल, शेयरमाल तो एक ही रहे। समाज देख रहे हैं। फिर वो शॉर्टकट्स थी, क्योंकि मौके हैं नहीं उनके पास ज़्यादा अभी अपॉर्च्युनिटी। मोदी जी अब वर्किंग कर रहे हैं, उसको टाइम लगेगा। एक देश को खड़ा करने में कोई ओवरनाइट तो काम होता नहीं है। सो अब ये जो जनरेशन, प्रेज़ेंट जनरेशन है, वो कन्फ्यूज़्ड हो गई। उनको चाहिए वो सब, और उस तरह की इनकम्स नहीं है, तो वो शॉर्टकट्स लेते हैं। फिर यहाँ पे ट्राइंग टूवर्ड्स विमेन जो मेरा एक हमेशा रहा है कि गवर्नमेंट शुड डू अ लॉट ऑन दैट, व्हिच आई फील दे हैव नॉट डन इनफ, स्टिल दे हैवंट डन इनफ, एंड दे शुड डू मच मोर। ये अभी प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसे और ज़्यादा और हाई स्पीड पे करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे हमारे कोच को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। हमारे कोच में डिफरेंट चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आई थिंक हमारे कोच को ये सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी कि वुमेन को लेके वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस।
जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना, टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हमारा कोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है विद जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। देयर आर सर्टेन वेरी मेजर क्राइम्स जिसमें आई थिंक दे हैव टू कम फॉरवर्ड। नीचे लोअर कोर्ट से वो सेंसिटिव होना पड़ेगा, हायर कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते हर आदमी का दम कर जाता। तो हमारे लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा। सबकी बहन बेटियां घर में है, बिल्कुल। आज आप उस कुर्सी पे बैठे हो, कल नहीं हो गए। आप सिस्टम तो हमको कोई दे के जा ही रहे हो ना, जहाँ पे वो एक सिस्टम है जहाँ पे थॉट ही नहीं है इसका। तो वहाँ पे आई थिंक लोअर कोर्ट्स को थोड़ा सा ये एटमिक करना पड़ेगा अपने आप को, कि हमें कुछ केसेस को प्रायोरिटीज पे लेना पड़ेगा देन अदर केसेस। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड जल्दी होना पड़ेगा ताकि कुछ केस जैसे रेप हो गई, ईव टीजिंग हो गई, देखिए आप पहले पहले अगर क्राइम को रोक सको तो मेजर क्राइम नहीं होता है, और स्पेशली विमेन को तो। हाँ जी, लेकिन आपने जैसे कहा ना, अगर अगर हम अपने कोर्ट्स पे भी बात करें या लॉज़ की बात करें, तो आज की डेट में जो वर्तमान परिस्थितियों में चल रहा है, जैसे आपने देखा होंगे 2-3 सुसाइड केसेस भी हुए कि पति सुसाइड किया, बहनों का बहुत हाईलाइट हुआ था ये केस। क्योंकि हमारे लॉ उसने कहा भी कि जो हमारे लॉज़ हैं, वो वुमेन सेंट्रिक हैं। अगर महिला ने कह दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, तो कोर्ट भी तुरंत कहता है कि ये छेड़छाड़ की है, चीज़ें की। उसमें तथ्य नहीं होते और तब तक आपने ऐसे एक बात की ना कि हम सब बहुत इमोशनल्स हैं। हम अंदर से बहुत इमोशनल है कि अगर मेरे लिए समाज में मेरी वाइफ़ जाके अगर कह देती है कि नहीं यार ये इसने तो मेरे साथ ऐसे नहीं ऐसे ही किया। वो सच्चाई कब तक आएगी पता नहीं चलता, लेकिन तब तक आप अंदर से मर चुके होते हो। कई बार इसमें सुसाइड केसेस भी हुए। जैसे कि हमने देखा है कि नीली टंकी का डर भी है लोगों के बीच में चीज़ों का। इस सेंसिटिव मुद्दे को कैसे संभाले कोर्ट्स? देखिए एंड ऑफ द डे तो बीइंग ए ह्यूमन, जैसे आपने कहा ना कि वी आर द डाइंग पीपल, कि हमने बर्गर खाते हुए चाहे नीतियाँ बनाई सोशल राइट्स में ठीक है। अब इसको कैसे कोर्ट्स रोकें? क्योंकि कभी-कभी कोर्ट्स ये कहते हैं, मेरी एक जज से बात हो रही थी, एडवोकेट से बात होती है, तो कहते हैं यार इस देश में अगर आप सोचिए कि 2 बजे हम खोल देते हैं, हम तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन तथ्य आते-आते ही तो टाइम लग जाता है। क्योंकि किसी ने अगर जाके कह दिया तो वो काम हो गया। वुमेन सेंट्रिक जैसे लॉज़ की अगर मैंने बात की आपसे चीज़ों की, इस पे क्या थॉट है? क्योंकि मैं वो फील करता हूँ गवर्नमेंट बनाती है लॉ, एंड गवर्नमेंट को एक बात समझ नहीं पड़ी, क्या आप किसी को भी ओवर पावर दे दोगे, एक्स्ट्रा पावर्स दे दोगे ना, वो मिसयूज होगी। दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचर। आप नेचर को नहीं लड़ सकते हो, सरकारें नेचर के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती। तो आप जब किसी को ओवर पावर कर दोगे ना, वो मिसयूज होगा। तो बड़ा लॉज बनाते हुए बड़े इमोशंस को आपको साइडलाइन रख के करना पड़ता है। जब लॉज बनाए जाते हैं उसमें इमोशंस बड़े लिमिटेड रोल प्ले करता है, रोल लिमिटेड होता है। देखो ब्रॉडर वे में आपको लॉस बनाना कि किसी को हानि ना पहुंचे। मेरे हिसाब से हमारे डाइवोर्स लॉज को बड़ा सिंपल करना, बड़ा सा है। दो लोगों ने नहीं नहीं रहना चाहते, लेकिन अब जबरदस्ती लेके बोलो कि मैं लॉ ऐसा बना दूंगा कि तुम 10-15 साल तो पहले केस लड़ो अगे एक दूसरे की क्रिमिनल। अब आपने डरा दिया कि भैया जबरदस्ती इस तरह तू बना के रख। अब उससे क्या हो गया, बहुत और चीजें हो रही है, दोनों को मेंटल टॉर्चर चल रहा है, तो दोनों इकट्ठा नहीं रहना चाह रहा है, जबरदस्ती को रख रहे हैं। लेकिन मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। अब कहा जाता है समाज के जो ऊपर की सीढ़ियों के लोग उसी को देख के अपना काम करते हैं। एलिमनी, एलिमनी मनी पे बहुत अभी हमने लेटेस्ट बहुत सारे ऐसे मामले देखे। कोर्ट ने ड्राइवर्स को थोड़ा ईज़ीफाई किया कि मैं तो रह के रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं एज़ अ कॉमन मैन जब मैं टीवी में देखता हूँ कि ये एलिमनी मनी 4 करोड़ की मिली किसी को, 10 करोड़ की मिली। तो बीइंग हमने जो देखे हैं मीडियोकर फैमिलीज़ में या लोअर फैमिलीज़ में, और वो एक तरह का, हम ये कहें कि वर्ड अच्छा नहीं है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह का धंधा हो चुका है वो। इट्स लाइक टोटल लाइक बिज़नेस। शादी करो, 6 महीने, साल भर बाद आप एक चीज़ कहो जी ये चीज़ नहीं है, और आप 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जो भी है, ये मतलब डिप्रेशन में है। तो ये भी तो है सर दिक्कत। नहीं, देखिए भैया, वो आप ब्लैंकेट चीजें छोड़ दी ना, आपको हर चीज की कैपिंग है ना। आज हमारे देश में हर चीज की कैपिंग है, इस तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर आपको ये टैक्स लगेगा, इसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, इसको कैपिंग करी है ना सरकारों ने। तो जब आप डाइवोर्स लॉज बनाते हो तो उसमें कैपिंग करोगे ना, कि भाई जिस आदमी का ये क्राइटेरिया उसको ये लड़की नहीं मांगी जा सकती, इससे ज्यादा नहीं मांगी जा सकती, राइट। आप कैपिंग कर सकते हो, लॉ में कर नहीं है। आपने क्या तेरा ब्रॉड छोड़ दी, मांग लो जो मांगना है, जाओ, आपको पावर दे दी मैंने, और नहीं देता तो केस कर दे उस पर, जाओ। और उस पे क्या, उसके माँ बाप पे भी केस कर दो, उसके दादा दादी भी केस कर दो, अब बेचारा करेगा क्या?
हम लेके दे के देंगे आपको। ये ब्लैंकेट जो लॉज़ बनाए गए हैं, उसमें अमेंडमेंट चाहिए। आप हर चीज़ में करते हो कैपिंग, आप अपने टैक्सेस में कैपिंग करते हो, हर चीज़ में करते हो। तो आप इन ऐसे जो लॉज़ बनाओ, उसपे कैपिंग करो। इस कैटेगरी का टर्नओवर का बंदा उसकी ये कैपिंग है, ठीक है ना जी? लड़की की अगर इनकम है उसके ऊपर ये कैपिंग है। अब कैपिंग बनाओ ना, क्या टाइम लगता है आपको कैपिंग बनाने में? जिनको फिर ज़रूरत है, जो गरीब तबके की औरतें हैं, जो बेचारी कमाई नहीं, पढ़ी-लिखी नहीं है, कमाया नहीं, हस्बैंड से सब दुकान चला रहा है, अच्छी कमाई करता है, 2 गाड़ियाँ हैं घर में, घर है, उसने एक दुकान बनाई है, इसमें अच्छी कमाई करता है। ऐसे भी लोग हैं इस देश में बहुत। अब उनकी जो बीवियाँ होती हैं, बहुत पढ़ी-लिखी नहीं होती, उस तबके से आप जब वो डाइवोर्स करते हैं, उनको बहुत इफ़ेक्ट करता है। नौकरियाँ नहीं मिलेगी, बच्चों को भी मेरे साथ निकाल दी। वहाँ आप डिफरेंट कैपिंग करते हो, सोशल कैपिंग्स होती हैं इनके पे। सरकार को थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए खैर। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है कि जो हमारी लॉ बनाने वाले लोग हैं, हम जिनको वोट देते हैं ना, हम जिन लोगों को वोट देते हैं, हम आपकी सोच के नहीं देखते, हम इमोशनल को देते। तो इमोशनल की लॉ बनेगा, तो इमोशनल की लॉ बनेगा तो आपकी पिटाइयाँ होंगी। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब वो अगेंस्ट यूज़ होगा, ओवर पावर, इमोशन करके आप बनने से होगा। जैसे 2 बच्चे हैं, एक ऐसा इमोशनल होता है, तो आप उसको ज़्यादा देने लग जाते हो। जो बेचारे के ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, है बच्चा आपका, प्यार उतना ही करते हो। बट देते हो तो यार ये ज़्यादा रोता है, इसको ज़्यादा दे दो, रोएगा कम। तो आप तो घर में ही शुरू करते हो ना, इमोशन से क्या होता है आपको पता है। जब हम वोट डालने जाते हैं ना, सी उसकी एजुकेशन क्या है, क्या कैपेबिलिटी है, किस जगह से आता है, क्या सोच से आता है। सब सिर्फ एजुकेशन नहीं, सोच में बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आना है वो इंसान, किस सोच से आया है। बहुत ईज़ी है ये सब चीज़ें। आज गूगल टाइम में आज 10 तरह की फाइंडिंग आप 2 मिनट में कर दोगे। वोट डालते हुए आप फिर इमोशनल हो के डालते। क्योंकि ड्राइंग रूम सोचता है ये नहीं कर रहा कि बहुत हमारे जो अच्छे लेवल पे लोग बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत चैरिटीज़ कर रहे हैं, बहुत एनजीओज़ चला रहे हैं। दे कम फ्रॉम द सेम लेवल जहाँ से हम सब प्रिविलेज्ड लोग हैं। पर उसके बियॉन्ड जो एक बहुत बड़ा नंबर है, जो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है इस देश में, वो ड्राइंग रूम सोच रहा है ये बंदा। वो कहता है मेरा काम नहीं है चेंज लाना, मेरा काम है बर्गर और टाइम पकड़ के पीते हुए बोलना है, दे आर डूइंग नथिंग बट यूज़लेस। लेकिन मैं वो ये जब मैं गाड़ी में बैठा बर्गर खा रहा हूँ, एक भिखारी आके हमसे बोल रहा है, मैं उठा के ऐसे बोलूँगा यार मैंने ये ₹500 का बर्गर खाया हुआ है। इस इंसान का ₹500 में 15 दिन का खाना आता है। लेकिन मैं बैठ के खाता हुआ एक बाइट मारते हुए क्या बोल रहा हूँ, लुक एट द गवर्नमेंट, लेकिन बातें सब भाई आप अपनी गाड़ी से तो शुरू कर दो। उन्हें कह रहा पैसे दो। आप उस जगह पे जहाँ अ लॉट ऑफ दीज़ किड्स आप देखते हो, 5-10 जने मिल जाओ, किसी टीचर को बोलो यहाँ पे नीचे आके इनकी क्लासेस लेना शुरू करो, बच्चों को। कुछ तो बहुत चीज़ें कर सकते हो, मैंने करी है। मेरे साथ बच्चे इतने जुड़े हुए थे, जो जिनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि शायद कोई उनसे बात नहीं करता है। तो मैंने उनको चेंजेस लाने के लिए एक छोटा-सा थॉट लिया। मैं एक अच्छी पोज़ीशन पे आ गया था। आई वाज़ द प्रेज़िडेंट फॉर द कल्चर सेल। सो कल्चर सेल का प्रेज़िडेंट होने से मेरे पे एक पावर थी। तो मैंने उस पावर को ये यूज़ नहीं किया मुझे इलेक्टोरल करना है। तो मैंने कहा यार इन बच्चों के जो ये नास्टी बच्चे हैं, उनको मैं कैसे रिस्पेक्टफुल बनाऊँ टुवर्ड्स विमेन, टुवर्ड्स थिंग। तो एक मीटिंग होती थी। अब पॉलिटिकल मीटिंग में एक बड़ी ड्रॉबैक मैंने देखा। पॉलिटिकल सिस्टम में आया तो बहुत चीज़ें देखी मैंने, कि मीटिंग हो रही है तो लोग सबसे आगे बैठेंगे। वो ये नहीं देखे कोई लेडी है, कोई यंगस्टर्स है, कोई है, बुड्ढा है, कोई बुजुर्ग है, किसको कहाँ बैठते हैं। जिसको जहाँ कुर्सी मिली आगे ही बैठ जाएँगे और कई लोग खड़े हुए हैं, लेडीज़ पहले बुजुर्ग प तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करें? मैंने कहा जिनके पास पावर है उसको राइट टाइम से स्ट्रीम कैसे करें? तो मैंने इन बच्चों को काम दिया, जो बड़े नास्ती थे। मैंने कहा तुम्हारा काम ये है मीटिंग में, कि तुमने बड़े प्यार से जाना है, झुकते हुए मीटिंग खराब नहीं कर सकते। हल्का-सा हाथ के नीचे टैप करना है और बोलना है, "सर पीछे ड्यूटी खड़ी है आपकी। यंगस्टर्स उनको खड़ा करो और लेडीज़ को बिठाओ, बुजुर्गों को बिठाओ, तुम्हारा काम है।" अब ये कोई पूछेगा इससे क्या कर दिया भाई तूने? अब जैसे ही मीटिंग खत्म होती थी, ये लोग ना बच्चे लोग बाहर खड़े, यंगस्टर्स, दे फ्रॉम द स्लम एरियाज़, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, छेड़छाड़ करते हैं, स्कूलों के बाहर जाते हैं, नॉटीपन करते हैं, हर गलत काम करते हैं, जो आप कहते हो गुंडागर्दी बहुत है। अब इनको स्ट्रीमलाइन क्या कराने में? अब ये बच्चे जब बाहर खड़े होते थे, तो सब जब बाहर जा रहे होते थे, तो मैंने कहा ये ध्यान रखना कोई लेडी को भी बदतमीज़ी से टच ना करे। मीटिंग से निकल रहे हैं साहब, ये पब्लिक नहीं है, मीटिंग चल रही है। 100, 200, 300 लोग बैठे। अब ये निकलते थे, तो लेडीज़ और बुजुर्ग इन लोगों को बोलते थे, "थैंक यू भैया, आपने हमें कुर्सी दिलाई।" उस थैंक यू ने उनके अंदर जो चेंजेज़ लाई ना, वो क्या करने लगे, कुछ टाइम आते थे, "भैया,
वो बदतमीजी कर रहा है, मैं जाके मारू उस पर, मैं देते मारने नहीं आ रही, समझाने आ रही। तेरे में एक पावर है, तू यंगस्टर है, गुड फिजिक है, दूसरा वाला तेरे को देख के वैसे ही घबरा रहा है, तू उसको लड़के मार के गुंडागर्दी करने में आ, उसको समझा ये मेरी बहन है, इसको तूने अब नेक्स्ट टाइम मैंने देखा ना तो बदतमीजी कर रहा है, मैं छोड़ूंगा। तुम भाई बन के एक वार्निंग देगा। तो उन्होंने वो शुरू करा प्रोसेस, और इज्जत बढ़ी। दीज किड्स देन जैसे भैया बीएफसी भी वही हमको भी इज्जत मिल रही है सर। मैंने कहा अब आपने क्या करना है, जो लड़कियों के स्कूल्स हैं आपके एरियाज में स्लमों के आसपास, आप तुम के लिए छेड़ने जाते थे। अब मैंने कहा तुम जब जाते हो उधर तुम बस स्टैंड पे तुम दो चार लड़के खड़े हो कि दूसरे लड़के आके लड़की बना बिकम द प्रोटेक्ट। नाउ दे वर एंजॉयिंग द रिस्पेक्ट। पहले तो उनको रिस्पेक्ट दिलवाई, तो छोटा सा काम किया। वो जब हर मीटिंग में एक करने लगे, उनको तो पावर लगती थी यार हमारी सुनते हैं लोग, हम किसी को भी बोले खड़े जाओ, दूसरे को तो बैठना हो, बट राइट फॉर्म एक्ट सिखाया कि बुजुर्ग राइट स्टाइल को एकदम कॉपर था। अब वो बसों में भी यही करेंगे, अपनी कॉलेज में भी, क्योंकि वो बात सिखाने वाला पेमेंट। और फिर वही लोगों ने जब वो बाहर निकलते थे तो थैंक यू भैया आपने ने कुर्सी दी, थैंक यू भैया। फिर कभी कोई लेडी आ रही है कुछ खाने के लिए, भैया लो गया। तो जिसका फीलिंग है इज लॉट रिस्पेक्ट। अगर हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। वो जो इनकरेजमेंट आता है, वो जो पावर आती है ना, इन लोग सी दे आर लुकिंग फॉर पावर फिजिकल, तो वो क्या करती है क्राइम आ जाते हैं, इसको ठोक उसको ठोक, पावर आ गई, लोग डर रहे हैं। अब जब प्यार से पावर आ जाती है ना कि यार हम चीज अब हम प्रिवेंटिव बन गए करने के लिए, कि हम जो बदमाशी करने जा रहे हैं वो हमसे डर के भाग रहे हैं, तो उनको एक, और लड़कियां को थैंक यू बोल रही हैं जो उसके साथ बात भी नहीं करते। तो उन्होंने फिर स्कूल के बाहर थोड़ा बहुत करना शुरू करें। फिर इस स्लम से मैंने बच्चे निकाले जो बहुत अच्छा गाना वाना गाते थे, उनका मैंने ग्रुप बनाया। देन उनको मैंने फिर मॉर्निंग वॉक जब जाते उनको संस्कृत बहुत अच्छी होती थी, मेरी संस्कृत बिल्कुल जीरो है। तो मैंने उनको फिर बोला ये श्लोक याद करो, उसको मॉडर्नाइज करो। गीत संगीतकार थे सारे, मॉडर्नाइज किया उन्होंने, गिटार्स विटार्स पे उनको माइक लेके दिया, मॉर्निंग वॉक पार्क्स में लेके जाता था। तो वहाँ ये संस्कृत में मॉडर्न वे में श्लोक। अब बहुत लोग संस्कृत समझते नहीं है, जो वॉक कर रहे थे वो खड़े हो जाते थे देख के, यार बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। So lot of people used to come and tell me, Punjabi, you do really good, sounds so nice। संस्कृत में गिटार के साथ कृष्ण जी के, यू नो, गणेश जी के श्लोक बोले जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock इन द पार्क। एक तो उनको एक रूटीन बन गया, अच्छी ट्रैक सूट पहन के आ रहे हैं बच्चे पार्क्स में, गाना गा रहे हैं, चीज होगी। और एक तो मॉर्निंग मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया। आई कुडंट चेंज द होल सोसाइटी बट आई कुड चेंज द सी ओपन। सो वी ऑल इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यू नो। अब आप बोलो दूसरा करेगा, व्हिच आई फील इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, देन आप मत बोलो तो मैं करूं। अब इस पॉडकास्ट को जहाँ ये अपने अंत की तरफ चल रहा है, चलते हुए दो चीज पूछूंगी। आज की उम्र में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कुछ बच्चों को सफलता मिल जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, नेम फेम एंड मनी थी, और वो सिर चढ़ जाती है। और हमने देखा है कि समाज में फिर लोग उनको अपना रोल मॉडल बनाने लगे हैं चीज़ों, और वो कहीं न कहीं नेगेटिव वो तो निकल गया, लेकिन उसको देखते हुए कई लोग फ्लॉप हो जाते हैं चीज़ों को, और फिर वो हमने देखा है मतलब अ, एक का चेहरा देख के वो, मैं एक जैसे सोशल मीडिया का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि कोई फेसबुक या कहीं पे हिट हो जाता है, उसको देख के 100 लोग वही करने लगते हैं, और 100 हिट नहीं हो सकते। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने सफलता को बहुत करीब से देखा है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइफ़ के चैलेंजेस को भी देखा है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वो उस चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रही। देखिए आज की युवा पीढ़ी के साथ एक ही प्रॉब्लम है, दे टू मच टू गेट एंड देयर टू लिटिल टू बाय। मतलब मेजॉरिटी के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो इतनी फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी और चीज़ों को बाय अप कर तो यंगस्टर्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज वेरी फ्लैशी। तो अब वो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब उस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉ नहीं बना सकती। तो हमारे मैंने कहा ना वो नौफिया दिलवाने के लिए उन्होंने कास्टिज्म कर दिया, एजुकेशन दिल। और आज आप देखो जो 30 साल में ये सब चीज़ें करी है, 20 साल 25 साल में उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। आज भी आप वही बात कर रहे हैं बच्चों के साथ कैसे उनको स्ट्रीमलाइन किया। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें फेल थी जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में वोट बैंक के चक्कर में डिफरेंसेस क्रिएट करती है हमारी लॉ में, वो इनकॉर्पोरेट करके कि एजुकेशन में प्रायोरिटी दे देंगे शेड्यूल कास्ट इनको। आप उनको प्रायोरिटी दो दैट दे विल हैव अ डिफरेंट सीट ऑल टुगेदर। बैठना उनको भी पड़ेगा, उनकी कंपटीशन पढ़ाई उनको भी। बट आपने क्या करा, ओवर अबव जो डिजर्विंग बच्चे थे उनको पीछे करके, तो आपने एक पूरी कौम को नॉट डिजर्विंग बना दी।
तो ये हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशंस ने जो पहले काम किए बहुत बहुत मेजरली इस देश को बहुत पीछे ले गए, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, हमारे थॉट प्रोसेस। अब जो नई जनरेशन आ गई उसको इतना एक्सपोजर मिला है, क्योंकि दुनिया तो आगे चल रही है, दुनिया तो आगे बिल्कुल हाई स्पीड पे चल रही है, वी आर द नॉट स्लो स्पीड। लेकिन अब इनके पास ये चीजें जब ऑब्टेन करनी है, लेनी है, चाहिए इनको, तो वे शॉर्टकट फील। तो हमें कहीं न कहीं उनको एजुकेशन अपनी सिस्टम में जो अगर फ़ील करना हो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। ये नए सिस्टम्स आ रहे हैं, दे विल गिव यू मोर पावर टू अंडरस्टैंड एंड बिकम सक्सेसफुल इन यंगर एज विद मोर अपॉर्च्युनिटीज़। तो मैं फिर भी फ़ील करता हूँ देश में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ उनको। और मैं आपको बता दूँ कि आपको प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने से कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, प्लैटर पे मिलता। अपॉर्च्युनिटी उनको बोला जाता है जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए, उनको अपॉर्च्युनिटी में ऊपर आए और रास्ता बना के अपना अब पर आए। मैं दूसरों को तो अचीवर मानता ही नहीं। बाप की गाड़ी पहन रहे हो, बाप से पैसे खाने, जूते पहन रहे हो, बाप के घर में रह रहे हो, बाप की कंपनी चला रहे हो, यू नो उनमें भी लोग अचीवर्स हैं, नहीं कह रहा उनमें नहीं है, उनमें भी लोग ऐसे अचीवर्स हैं जो बहुत कुछ आगे ले जाते हैं, फादर की चीजें, अपनी एंसेस्ट्रीज को आगे लेके जाते हैं, बहुत लोगों को एडवांटेजेस देते हैं। उसमें टाटाज ने कितना ब्यूटीफुल काम किया है इस देश में, यू नो वो उन्होंने सेल्फ एक्वायर्ड नहीं करी हर चीज को, पब्लिक के लिए सारा उन्होंने, सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है, जॉब्स क्रिएट करी हैं, कंपनी ऐसी बनाई इस देश में उन्होंने। वो एक मॉडल है हमारे देश का कि कैसा कंपनियां कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए। बिल्कुल, देश का सबसे सस्ता और सबसे महँगी दोनों चीज़ बनाई उन्होंने। और अपॉर्चुनिटीज दी लोगों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो हमारे देश में बहुत अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स को मैं ये फील करता हूँ। यंगस्टर्स को प्रॉब्लम ये है कि जब वो देखा दाखी करते हैं वो सीधी बस भी खरीदते हैं, सीधा BMW में जो नहीं आए, फिर आपको आते हैं डिसहार्टन होते हुए, फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, फिर आपको जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, फिर आपकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल बिखर जाती है। एंड ऑफ द डे आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप अपने एडवाइस में जाते हो, तो आप एक साइकिल लेके ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से वापस आ रहे हो, जबकि जो आपकी यूथ थी वो एक स्ट्रगल टाइम, एक अपॉर्चुनिटी, इस दीजिए पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप 4-4 5-5 बच्चे लोग इकट्ठे होके बिज़नेस कर सकते हैं। जाओ ना ऑफिसेज़ में, बोलो ना सर हम आपको पेन सप्लाई दे रहे हैं, ये बड़ी कंपनी है। आप लेते हो ना सर किसी, हम 5 बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, हमें कुछ बनना है, हमने एक कंपनी बनाई है, हाँ, आपको पेंसिल, रबड़, ये वो 2-4 लाख का आप खरीदते हो और महीने बड़ी कंपनीज़ की। बिल्कुल, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। बिल्कुल। सो जाओ, बहुत इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस देश में। आप 5-5 4-4 बच्चे भी मिल जाओ, तो आप आपको बता देता हूँ सिक्योरिटी कंपनी बना दो। बहुत शादियाँ होती हैं, सर्विस बॉयज़ चाहिए, कंपनी बना दो। आप ही के अंदर बिल आपके अपने घरों के आस-पास बच्चे रह रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बस चल वहाँ पे एक शादी हो रही है, उनको 100-50 लोग चाहिए सर्विस बॉयज़। वो ट्रेनिंग दो अपने अगर हमारे बच्चे इनोवेटिव हो जाएँ, बहुत चीज़ें हो जाएँ। हमारे बच्चों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, तो नहीं मिल सकती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको जाके नौकरियाँ करनी है, एजुकेशन ऐसी है नहीं मिल सकती। आप ड्रॉबैक्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बनाओ। मैं ये फ़ील करता हूँ कोई कमज़ोरी को ही मजबूती बना लो। और वो जो मजबूती है ना, उसको भी कोई मिला। जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया, ये बच्चे अगर 4-5 5 बच्चे बैठ के अपनी-अपनी जगहों में कोई सप्लाई शुरू कर दे, कोई कुछ शुरू कर दे, कोई वेटर कंपनीज़ बना ले, कोई सिक्योरिटी छोटी कंपनीज़ बना ले, कोई ड्राइवर कंपनीज़ बना ले, कोई होम सर्विस में वो दे, बहुत काम है, दुनिया को चाहिए, सबको ड्राइवर ढूँढ रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे। अच्छा, अब आप कहाँ पे आ गए? आप ट्विटर वर्ल्ड पे आ गए, आप उसको यूज़ करो, अपने बच्चों को दिखा अपने लोगों को दिखाओ कि ये लोग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हम चार्जेज़ लेते हैं, ये कम इतना कुछ मेरे मेरे बच्चों को मैंने इतना कुछ सिखाया था उस टाइम पे। एंड आई टेल यू आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे यहाँ आके पता चला कि जो एक्चुअल ब्लेसिंग्स है ना जी आप पे, वो इन बच्चों से मिलती। सर ये पहली सैलरी स्पीच चला थी, एक लड़की है मैं जो मेरे साथ काम के साथ छुपा करके मैं नाम नहीं लूँगा। शी स्टडीड हरसेल्फ एवरीथिंग और फिर जब उसको जॉब मिली एक एनजीओ में, शी गॉट हर फर्स्ट सैलरी एंड शी कम्स टू मी से भैया पेन लाइक यू नो शी से भैया मैं फर्स्ट सैलरी से आपको पेन लेके आ रही हूँ। नॉट इवन माय फादर आई एम डूइंग इट। सो वो जो एक प्यार मिला इनसे देख के, सो ये जब हम प्रिविलेज्ड लोग ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो हमें जो लाखों रुपए हम कमाते हैं उससे बेटर की जो हैप्पीनेस मिलती है वो यहाँ से मिलती है। आई थिंक हम सबको इस देश में इकट्ठा होके छोटी अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस करो। आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, गाइडेंस करें। जैसे मैंने करी, भई आप आपके यहाँ पे 10-12 बच्चे घूम रहे, चलो इकट्ठे हो जाओ, चलो मेरे को देखो आप मेरे ऑफ़िस में हमें तो पेन, पेंसिल 100 आदमी काम कर रहे हैं। आपको पेपर भी चाहिए, पेन और कोई
फैक्ट्रियाँ थोड़ी लगा ली इन्होंने, सदर बाज़ार से जाना, माल उठा के आपको देना, जो दूसरा प्राइस दे आप अपॉर्च्युनिटी उनको दे दो। दैट्स मीन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी बाय हेल्पिंग देम नॉट दे गेटिंग मिसगाइडेड रही है। बहुत चीज़ें कर सकते हैं और इन बच्चों को तो दे शुड वेरी, वेरी लुक इंटू थिंग्स एंड अपॉर्च्युनिटी देन लुकिंग इंटू शॉप। तो चलिए चलते-चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि विश्व को? नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में, मैं क्या मैसेज किसी को दूँ और क्या एडवाइस दे सकता हूँ। मैं तो जो चीज़ सीखता हूँ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखता हूँ एंड आई वाज़ अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे को बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले बट मेरी बहुत इंडिपेंडेंस अपब्रिंगिंग थी, तो मैंने अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट मैं सेल्फ मेड ही, यू नो, एंड माय मॉम इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट, यू नो, एंड ये नहीं कि वो दिखाती है इसको बहुत, बट शी इज़ वेरी प्राउड। सो मुझे एक चीज़ पता है कि मैं तभी ज्ञान दे सकता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी। मैं भी सेल्फ मेड था। मेरी भी एक स्टोरी थी लाइफ की, मैं बहुत प्रिविलेज जगह से आता था और मैंने भी एक स्ट्रगल करी है उस प्रिविलेज चीज़ को छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो थी, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद पे करूँगा। जब मैं अचीव कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं, मेरे से आप सब बेटर हो यंगस्टर्स आज के। तो मुझे ये लगता है मैं आज मैसेज ये देता हूँ यंगस्टर्स को और कुछ मेरे जैसे प्रिविलेज लोगों को, जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। मैं ये फ़ील करता हूँ अपने देश को आगे ले जाने के लिए आप सब इकट्ठे आओ, सब बैठ के ब्लेम गेम खत्म करो, पॉलिटिकली राइट काइंड ऑफ वोट्स दो, पॉलिटिकली राइट सिस्टम बनाओ। एक्सपेक्टेशन तुम आप जो प्रिविलेज लोग होते हैं उनसे बहुत नीचे के तबके के लोग जो होते हैं, जो अंडर वो एक्सपेक्टेशन को गाइडेंस की होती है दूसरी करो और इस देश को आगे ले जाने के एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। एंड आई थिंक मैं आज ये फील करता हूँ जब हम प्रिविलेज होते हैं तो वी शुड पार्ट विद लिटिल बिट में पीपल टू मेक देम हैप्पी आल्सो। दान देने से आप किसी को खुशी नहीं देते, दो वक्त की रोटी देने से किसी को 2 दिन की रोटी दे दो खुशी नहीं दोगे। आप किसी को एक काम दे सको, किसी को कुछ ऐसी चीजें कर सको अंडर प्रिविलेज लोगों को, तो आई थिंक यू डू वंडर्स इन दिस कंट्री। सिर्फ सरकार तो कर ही रही है, हमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का वो चांस मिलता है। तो थैंक यू पुनःपुरी जी, आपने हमारे शो में आए अपनी बातें कही, दिल से बातें कही और बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ को सुनेंगे भी और उनकी कुछ बातें हैं कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी बातें कह भी सकते हैं। तो जल्द ही फिर से मिलेंगे अनप्लग्ड की गॉसिप के एक और नए एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।